तो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक दिन पहले विराम लगा, लेकिन उसके बाद भी सतर्कता जारी है, जांच जारी है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। इसी के मद्देनजर दरभंगा में भी जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल का, वहां जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग जारी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी है। भारी सुरक्षा बलों को नियुक्त किया गया है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सामान की भी यथासंभव जांच पड़ताल हो रही। नेपाल से सटे होने के कारण आतंकी के निशाने पर रहता है दरभंगा, जिसको लेकर यह हाई अलर्ट है। जीआरपी थाना अध्यक्ष अभय कुमार पूरे दल बल के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन में मेटल डिटेक्टर मशीन इत्यादि के साथ जांच कर रहे हैं। जीआरपी थाना अध्यक्ष भी इस अलर्ट में लगातार सक्रिय कर रहे हैं। सर क्या है सर? अभी हाई अलर्ट है। जो भारत पाकिस्तान का जो जंग चल रहा है उसी लेकर जो है ना, जो निर्देश है उसी आलोक में जांच किया जा रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इसमें जांच में? देख रहे हैं वही, तो कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, तो हमारे ये जो है मशीन है इसे चेक किया जाता है। तो ऊपर से ही आप लोग को सर निर्देश है? हाँ, ऊपर से। अब बात करते हैं ओवरब्रिज की। जी हाँ, ओवरब्रिज, 3 ओवरब्रिज अगर हम बात करें तो कार्य प्रगति पर है सबसे ज्यादा। इसमें एक है चट्टी चौक। गुमती नंबर 21 पर बन रहा यह चट्टी चौक का निर्माण कार्य पूर्व दिशा में लगभग रेलवे ब्रिज के पाया, पिलर वगैरह तैयार है। और जो जानकारी मिल रही है कि अब काम में और गति आएगी। पुल का पाया निर्माण के लिए गड्ढा इत्यादि का जो शेष काम है वह भी प्रगति पर है। अतिक्रमण कुछ था, उसे हटाकर सड़क चौड़ीकरण का भी काम किया जा रहा है। पश्चिम दिशा में अभी काफी काम होना है, लेकिन यह भी काम तेजी से होने लगा। लहरियासराय चट्टी चौक के उस पार यानी पूरब के लोगों को इंतजार है कि जल्द से वह फर्राटे भरते हुए सीधे लहरियासराय टावर पर आएंगे। रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दरभंगा शहर के संपार संख्या 21 पर यह ऊपरीगामी पुल का वीसी के माध्यम से शिलान्यास 26 फरवरी 24 को हुआ था। उस हिसाब से देखे तो अगर हम बात करें दोनार रेलवे ओवरब्रिज या म्यूजियम की, जो अभी सिर्फ कागज पर है, उस हिसाब से 1-1.25 साल में कार्य काफी प्रगति पर है। काम तो ठीक है ठाक हो रहे हैं, लेकिन काम में जो है यहाँ की पब्लिकों की, दुकान वालों को, साइड में रहने वाले को दिक्कत हो रहा है। जैसे क्या कुछ दिक्कत हो रहा था? वैसे ही फुटपाथ को जो दुकान करते हैं उन लोग को दिक्कत होते हैं। हम लोग को जगह नहीं मिल पा रहा है, काम को जगह नहीं मिल पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है कहीं पर लगाने नहीं देते हैं। आप लोग यहीं पे अपना अपना दुकान लगाते हैं? जी। यहाँ पे जो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण का जो काम चल रहा है, क्या इसका स्थिति देखने से क्या लग रहा है? क्या कुछ काम हुआ है? अभी तो साल भर बीत गए हैं सर, अभी तक पूरा पिलर से भी देख रहे हैं। पूरब जो है सभी पिलर ही निकले हैं, साल भर जो हो गए। पूरा पिलर हो गया उधर? जी। अभी कहाँ पे काम चल रहा है? अभी गुमती के उस पर दुर्गा मंदिर के आगे काम चालू हो चुके हैं। वहाँ पे अभी क्या सब हो रहा है? अभी वहाँ पर पिलर खुनाई ही हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं जो काम का स्थिति है, क्या लग रहा है कब तक ये काम हो पाएगा? लग रहे हैं 2-3 साल लग जाएंगे। और कितनी सहूलियत होगी काम हो जाने से? और तो गाड़ी वाहन चलाने वाले को ही सहूलियत होगी। सहूलियत होगी। क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर महतो। यहीं पर के रहने वाले हैं? जी, बहादुरपुर घर हुए। पिलहरिया से है चट्टी चौक। अच्छा, क्या स्थिति यहाँ पे जो ओवरब्रिज बन रहा है? अभी चालू काम देते हैं, काम हो ही रहा है। अभी इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। क्या लग रहा है कब तक ये काम देखने से लग रहा है कि पूरा हो सके? अभी तो पूरा आपको जो काम हो रहा है, काम कैसा लग रहा है देखने? काम तो ठीक है, चल रहा है। कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कौन सा रेलवे घूमती है ये? है ना, 21 नंबर घूमती है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो यहाँ पे काम चल रहा है? स्थिति तो देखिए रहे हैं, चालू है काम। अच्छा, क्या लग रहा है काम का स्थिति को देखने के बाद क्या लग रहा है कब तक उम्मीद कर रहे हैं? अभी लगेगा 1-2 साल लगेगा अभी समय। अभी तक जो काम हुआ क्या कुछ हुआ देखने से लग रहा है? लड़का पूरब का सब टोटल बन गया है। अच्छा, पश्चिम साइड का रुका हुआ है। अच्छा,
तो अभी क्या स्थिति है, जो गुमती के पश्चिम में जो काम का क्या स्थिति है? अभी जो है दुकानदार लोग जो है ना, अच्छा, उन लोग को रूम बना के दिया जाएगा नाला पर, अच्छा, पीछे हटा के, और गाड़ी का काम हुआ है? नहीं रुका हुआ, नहीं चालू है, चालू है काम? चालू है। आप लोग यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या नाम हुआ आपका? आधुनिक टेक्नोलॉजी आईआईटी की तैयारी और इसमें निजी संस्थानों का भी महत्वपूर्ण हाथ। और बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, मंत्री मदन सहनी और ये आ जाए इस संस्थान के उद्घाटन में तो फिर बल्ले बल्ले। जी हाँ, ये कठलवाड़ी में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन किया दोनों मंत्री द्वय ने। उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया, डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से अमित जी को डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिला था और इन्होंने शिक्षा वहीं से प्राप्त की। समाज का बदलाव भी मुख्य ध्येय रहा और इसी के तहत इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, गरीब स्टूडेंट्स के लिए विशेष व्यवस्था, स्कॉलरशिप की भी घोषणा और मंत्री जी द्वारा उद्घाटन, समाज सेवा भी, जीवन यापन भी, लोगों को रोजगार का एक समावेश एक साथ। समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, इंस्टीट्यूट के संचालक अमिताभ राज जी, मिश्रा जी, अमिताभ राज जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज दरभंगा में एक अच्छा कैरियर इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है। सभी लोगों ने कहा है कि पूर्व में वो आईआईटी ऐसी उच्च संस्थान से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर वो संस्थान है, उससे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। और माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि मर्सिडीज जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उन्होंने वहां नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने धरती को चुना है। यहाँ के लोगों को कैसे उच्च शिक्षा मिले और एक आईआईटी से पास किया हुआ छात्र अगर दूसरे को शिक्षा देगा तो निश्चित रूप से वो शिक्षा जो है अपने आप में एक अलग होगी और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा का एक अच्छा संस्थान दरभंगा में मिला है। अमिताभ राज जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उच्च शिक्षा में कई तरह की सहायता दे रही है। आज कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा में पढ़ना चाहता है तो कहीं से भी आर्थिक मामले आड़े नहीं आते। आज देश के राज्य के चुने हुए संस्थानों में 4 लाख तक का ऋण आज बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है। उसमें बहुत कम नहीं के बराबर उसमें जो है ब्याज की व्यवस्था है। और आज उच्च शिक्षा में आप जहां भी नामांकन कराना चाहते हो, लेकिन वो एक मानक के अनुरूप वो संस्था होनी चाहिए। उनको 4 लाख तक का ऋण जो है बिहार सरकार दे रही है, बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। हम लोग जब विधायक बने तो प्रत्येक माह दर्जनों विद्यार्थी हम लोग के पास आते थे कि बैंक हम लोग को स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ऋण नहीं देता है। और महीना में 10-15 बैंकों को हम लोग फोन करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, इसको क्यों नहीं लोन देते। लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पिछले साल 2 साल 3 साल से कोई बच्चा इस काम के लिए हमारे पास कोई स्टूडेंट आया होगा कि बैंक हमको ऋण नहीं देगा। क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी तो वो सीधे स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई भी करता है, उनको ऋण भी का भी मदद मिलता है। और मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जो हमारे अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं या सामान्य परिवार की बच्चियां हैं और सिविल प्रोत्साहन योजना के माध्यम जानकारी है कि भाई इतने अच्छे जगह में रह करके मर्सिडीज कंपनी में जो जापान की कंपनी है और 2-4 बड़ा पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में कार की कंपनी है, उसमें एक मर्सिडीज भी। पहले के जमाना में तो हम लोग जो फिल्म देखते थे
तो उसमें हीरो या विलेन जितने होते थे जो कार से भागते थे तो उसमें ज़्यादातर मर्सिडीज कार का इस्तेमाल होता था। तो वो लंबा महंगा कार बनाने वाले कंपनी में ये कार्यरत है और लगभग 5 साल वहाँ काम किए। तो उतना बड़ा काम छोड़ करके तो पैकेज भी बड़ा होगा वहाँ का, तो हम थोड़ा सा बोले, ज़्यादा नहीं बोले थे कि भाई वहाँ से छोड़ के आ रहा है। तो हाँ, उनको अब इच्छा है कि हम जो है दरभंगा में जो हमारे नए पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी इसका लाभ मिले और इसलिए कोचिंग खोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लाभ तो इनको भी होगा। लाभ कई तरह से होता है। एक होता है आर्थिक लाभ, एक प्रसिद्धि का भी लाभ होता है, और तीसरा होता है कि जब आपके मेहनत के कारण, आपके योग्यता के कारण, आपके अनुभव के कारण अगर आपके सामने वाले को उसका जो लाभ मिलता है तो उसका भी आप कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छा लाभ उसी को माना गया। तो वो सबसे अच्छा लाभ देने के उद्देश्य से आए हैं। और हमारे कई साथी ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र, तो हम तो नहीं समझते हैं कि दरभंगा के छोड़ दीजिए, अब तो बिहार भी पिछड़ा नहीं रहा, और दरभंगा तो कभी पिछड़ा था ही नहीं। दरभंगा में एक नहीं 2 यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ इतना शिक्षा का बोलबाला, शिक्षा का क्षेत्र रहा, इसलिए 2 यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में पहले से देश के आज़ादी से पहले से ही अस्पताल है। अब तो नया एम्स भी होने जा रहा है, एयरपोर्ट पहले से हो ही गया है, WIT और क्या क्या सब कुछ तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज सारा चीज़ तो है। और रही बात पिछड़ापन का, तो यहाँ के लोग तो पढ़ लिख करके कहाँ कहाँ चले गए और कहाँ से कहाँ लोग को पहुँचा दिया। अमित जी ने जो बातें कही हैं, इन बातों से सुनने से लगा और हौसला भी बढ़ा कि आज दरभंगा को एक नए आयाम की तरह शुरू हो रही है कि शिक्षा के अंदर जो इंस्टीट्यूटों का महत्व आज के दिन बहुत बढ़ चुका है। और खास करके इन्होंने जो बातें बताई हैं और इन्होंने जो एक्सपीरियंस पाया है, जहाँ से ये पढ़ के आए हैं, और इनके बैनर पर लिखा हुआ है कि इन्होंने 5 वर्ष एक देश के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आज दरभंगा को एक आयाम देने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, सोचा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए इनको बहुत बधाई देता हूँ और हम लोगों की शुभकामना है कि इनकी आगे बढ़े और यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र डॉक्टर, इंजीनियर बन के हम लोगों का भी नाम रोशन होगा, दरभंगा का भी नाम रोशन होगा और इंस्टीट्यूशन का भी नाम रोशन होगा। बस मैं अपनी वाणी वो भी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आने के लिए हमेशा प्रोत्साहन देते थे। मैं उन कुछ सौभाग्यशाली छात्रों में हूँ जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिला। जब मैं IIT हैदराबाद में था उस समय हमें वो पढ़ाते थे, हमारे शिक्षक थे। तो हमेशा कहते थे कि शिक्षा है वही समाज का बदलाव करेगा, वही देश का बदलाव करेगा। वो एक बात हमेशा कहते थे, उनकी एक लाइन है कि व्हेन देयर इज राइचुअसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज अ ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। तो वो जो राइचुअसनेस है, जो ईमानदारी है, वो शिक्षा से ही आती है, और वो ऐसी शिक्षा जिसमें वैल्यू हो, नैतिकता हो। तो उसी शिक्षा को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के छात्रों को इस ग्रास रूट लेवल पे दिया जाए। क्या क्या सब देंगे यहाँ शिक्षा? हमारे यहाँ क्लास 6 से क्लास 10 तक, जिसे हमने फाउंडेशन बैच कहा है, वो चलेगा, जिसमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, SST के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, वो सारे विषय जो हमारे बच्चे क्लास 6 से क्लास 10 तक पढ़ते हैं, वो सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे।
ये विषय मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाया जाएगा। मैं बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। और फिर 11th और 12th के लिए जो एक तरह से साइंस जो पढ़ेंगे बच्चे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, जो हमारे बच्चे जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए 11th और 12th रहेगा। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन की प्रक्रिया है कि बच्चे यहाँ आएंगे, वो उन्हें एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट बच्चों के लिए नहीं है, वो टेस्ट मेरे लिए है कि मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किस लेवल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उनको उस ढंग से पढ़ाने के लिए हम पर्सनलाइज्ड व्यवस्था करते हैं कि इन्हें इस चीज़ की कमी है या इस तरह से ये कंसेप्ट को अप्रोच करते हैं, फिर उस तरह से हम पढ़ाते हैं। फीस क्या होगा? अमित जी कैरियर इंस्टीट्यूट के इसमें एक कोचिंग का उद्घाटन समारोह है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपने सुना, जितने भी वक्ता यहाँ आए हैं, उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किया वह दिखा रहा है कि यह कोचिंग अन्य से कुछ भिन्न है। भिन्न किस मायने में है, इसकी भी चर्चा हो गई है। जो अनुभव है उससे एक दो बात जरूर कहना चाहूंगा। बात तो ये कि अमित जी खुद IIT का एग्जाम पास किया है, इनको यह अनुभव है कि IIT पास करने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हम जैसे शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं ये मानता हूं कि हमसे अच्छा ये पढ़ाएंगे, क्योंकि ये उस गुरु को जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया मतलब इसको स्किल है, जो जानता है किसी चीज को वह बेहतर रूप से उस काम को कर सकता है। इसके लिए छात्रों का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। आइसा RYA दरभंगा नागरिक मंच के तत्वावधान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बरसी के अवसर पर 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने, वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने, संवैधानिक संकट आदि के मुद्दे पर छात्र युवा महासम्मेलन का आयोजन प्रेक्षागृह में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश साफी ने की। असरफी राम, केसरी कुमार यादव, ओनम सिंह, रंजीत राम, विपिन कुमार एवं सभा रोशनी की 7 सदस्यीय अध्यक्ष मंडली ने इसका संचालन किया और राजस्व सचिव संदीप कुमार चौधरी ने मंच का संचालन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने भाकपा माले, जिसमें महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश की राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में 1857 की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई वक्ताओं ने इस पर अपने विचार दिए। देखिए, नौजवानों का तो अपना एजेंडा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई, शिक्षा, रोजगार का सवाल है, देश में लोकतंत्र संविधान का सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़कर के इस समय पूरे देश में जो पहलगाम हमले के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, और ख़ास तौर पर जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पूरा युद्ध का जो माहौल बन रहा था, तो कल शाम को ये घोषणा हुई कि अब इस पर रोक लगेगी और दोनों देश आपस में बातचीत के जरिए मुद्दों का हल निकालेंगे। तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो घोषणा हुई, ये सबसे पहले ट्रंप ने घोषणा की और बाद में भारत और पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि हुई। ये बात तो समझ में आती नहीं है कि दोनों देश में आम जनता लगातार ये जनता तो मांग नहीं रही थी कि युद्ध हो। ये तो कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया में जो बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे थे, कुछ लोग हैं जो अपने राजनीति के लिए युद्ध की बात कर रहे थे। दुनिया में कहीं भी, ना भारत में ना पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान, जो दोनों परमाणु शक्ति इन दोनों के पास है, इनके बीच में कोई युद्ध हो। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, मांग करेंगे, ये जो पूरे शांति है इसको स्थायी बनाई जाए और जो भी इस समय भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से जो घोषणाएं हुई है, जैसे यहाँ से पानी रोकने की घोषणा हुई, वहाँ से घोषणा हुई कि हम पूरे एयर स्पेस को रोक देंगे भारत के लिए, शिमला समझौता को अब आगे वो लागू नहीं होगा,
ये तरह तरह के जो दोनों देश की ओर से घोषणाएं हुई थी, बढ़ते तनाव के माहौल में ये घोषणाएं भी समाप्त हो। देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो पाबंदियां लग रही थी, हमारे बहुत सारे मीडिया चैनलों पर, वैर जैसी पत्रिका, उसके इंटरनेट पर जो भी पाबंदी लगी है वो पाबंदियां खत्म हो और लोकतंत्र और संविधान की गारंटी हो। हम बिल्कुल जो आतंक के शहीद हुए हैं पहलगाम में, हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो आतंकवादी थे, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या की कश्मीर में, निश्चित तौर पर उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हिमांशी नरवाल ने जो बात कही, हम पूरी तरह उनके साथ हैं, जिन्होंने कहा कि ये जो हुआ है हमें इंसाफ ज़रूर चाहिए, लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर को और भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। हम शांति और न्याय दोनों साथ साथ चाहते हैं, अमन और इंसाफ। पूरे देश की भावना है और हम लोग आज के इस नौजवानों के सम्मेलन से भी इसी भावना को लेकर के, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कल तो एक बात हुई थी कि पाकिस्तान की ओर से शायद उसका उल्लंघन हुआ है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि दोनों देश के ओर से जो सीज़फायर की घोषणा हुई है उस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए और इसको एक स्थायी शांति में, पहले तो डी एस्केलेशन हो, तनाव शिथिल हो और एक स्थायी शांति में इसको तब्दील किया जाए।